हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं हम EMRS जो TGT PGT प्रैक्टिस सेट्स हैं उनको लगा रहे हैं। इसी सीरीज़ में आज हम टेस्ट पेपर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। और ये जो पेपर है ये भी 100 MCQs का कलेक्शन है। तो आज के लेक्चर में पहले हम 50 MCQs को सॉल्व करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बाकी 50 MCQs लेंगे। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करते जाइएगा ताकि आपको पता लगे आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा एब एंटीको। ये वर्ड है लेटिन, इट मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, एब एंटीको, एंटीक से आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। एंटीक क्या होती हैं? जो पुरानी चीज़ें होती हैं, बढ़िया चीज़ें होती हैं, बिल्कुल ये मान के चलिए पुराने समय से आप किसी चीज़ को संभाल के रख रहे हैं, वो एंटीक हो जाती है। तो उसी से आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं। बाई फेथ एंड लव ऑन द वे एट द लकी मोमेंट फ्रॉम ओल्डन टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ? एब एंटीको फ्रॉम ओल्डन टाइम, यानी प्राचीन समय से, पुराने समय से। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन डोलोर मीन्स। कौन डोलोर, देखिए IT यानी इटालियन वर्ड ये है कौन डोलोर। ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। फ्रॉम द इफेक्ट, टू द कॉज, एट एनी प्राइस और एट फर्स्ट साइट। एक ऑप्शन मिसिंग मुझे लग रहा है। तीन ऑप्शन है। फ्रॉम द इफेक्ट टू द कॉज, इफेक्ट से कॉज तक, एट एनी प्राइस किसी भी कीमत पर, एट फर्स्ट साइट। देखिए, डोलोर से एक वर्ड आता है डोलोरस। डोलोरस क्या होता है फ्रेंड्स? डोलोरस होता है जब आप ग्रीफ में होते हैं तब आप डोलोरस को यूज़ करते हैं। तो यह कॉन्डोलोर की बात करें तो कॉन्डोलोर होता है विद ग्रीफ। क्लियर? तो ये ऑप्शन नहीं दे रखा है इसमें, इसको आप बढ़ा लीजिए थर्ड या फोर्थ में किसी पे और फिर आप लिख लीजिए विद ग्रीफ, इसका मीनिंग हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। आई एम डन फॉर, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द बोर्ड्स। जो बोर्ड वर्ड्स हैं उनका हमें मीनिंग बताना है। देखिए, डन फॉर, डन फॉर क्या होता है? रूइंड, रिवार्डेड, आंसर्ड एंड क्वेश्चनड। चलिए थोड़ा सा 2-4 सेकंड का आपको पॉज दे देता हूँ, क्वेश्चन करने लायक, अपना सोचने लायक। तो डन फॉर का मतलब होता है जब आप किसी बैड सिचुएशन में होते हैं। क्लियर? तो बैड सिचुएशन यानी आप ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कीजिए रूइंड। रूइंड होता है जब आप बर्बाद हो जाते हैं, ख़राब स्थिति में होते हैं, तब आप डन फॉर का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो रूइंड यहाँ पर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑल इज वेंचर्स वेंट टू द विंड्स। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स वेंट टू द विंड्स। वेंट टू द विंड्स का मतलब क्या होता है? देखिए, dissipated, spread all over, got speed of the winds or became well known। went to the winds का मतलब होता है to be dissipated। कोई चीज़ खो जाती है, utterly lost एकदम, तब आप dissipated या went to the winds का यूज़ करते हैं। क्लियर? dissipated। और स्पेलिंग बड़ी प्यारी है dissipated की। to run one down। टू रन डाउन का मीनिंग क्या होता है? देखिए, टू रन डाउन, टू रन डाउन ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। टू बी इन हरी, जल्दी में होना। टू डिस्पैरेज समवन, किसी की निंदा करना। टू रन डाउन अ लेन, एक लेन में जाना। तो टू रन डाउन का मतलब आप कहें तो टू रन डाउन होता है जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी को आप अनकाइंड मैनर में किसी को आपने कुछ कह दिया, तब आप रन डाउन का यूज़ करते हैं। क्लियर? यानी टू डिस्पैरेज यानी किसी की निंदा करना, किसी को नीचा दिखाने का जब आप में काम करते हैं तो आप टू रन डाउन, टू वन रन डाउन का आप यूज़ करते हैं। क्लियर? आगे आ जाता है क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग को आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। देखिए, करेक्ट स्पेलिंग बहुत प्यारी सी स्पेलिंग है, आपने पढ़ी है ऑब्वियसली। कन्वीनियंस,
कन्वेनी, CONVANIENCE, CONVENIENCE, CONVENENCE, CONVENEINCE। कन्वीनियंस, चलिए मैं याद करा दूं आपको, CON कन, वेनी, VENI वेनी, कन्वेनियंस, ENCE। अब देखिए ये कन्वीनियंस क्लियर, जिसे कन्वीनियंस बोलते हैं आप, तो CON कौन, VENI वेनी, ENCE, ये स्पेलिंग आपकी हो जाएगी CONVENIENCE। बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। स्पेलिंग पर विशेष ध्यान देकर चलिएगा फ्रेंड्स। स्पेलिंग और वोकैब किसी भी कंपटीशन की एक्चुअल में जान होती है, स्पेलिंग और वोकैब। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। एक्विजिशन ही दे रखा है, एक्वायर कर लेना, तो एक्विजिशन अधिग्रहण के लिए आप जो एक्विजिशन का यूज़ करते हैं, एक्विजिशन यानी अधिग्रहण करना होता है इसका अर्थ। ACQUESITION, ACQUISITION, ACQUASITION, ACQUISETION। एक्विजिशन, ACQUISITION, एक्विजिशन, ऐसे याद कर लीजिए, ACQUISITION, एक्विजिशन। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। वर्ड है यहाँ पर रिपरकशन, मुझे दिखाई दे रहा है, REPER, रिपर, CUSSION, REPER। फटाफट इसका मीनिंग भी मुझे कमेंट करके तुरंत बता दीजिएगा, इससे पहले कि मैं स्पेलिंग पढ़ूँ। REPER, CESSION, REPERCASION। देखिए रिपरकशन, पहले मैं स्पेलिंग बता दूं आपको, REPER, रिपर, CUSSION, रिपरकशन। और किसी भी स्पेलिंग को आप, सबसे अच्छा तरीका होता है उसको लर्न करने का, आप उसको लिख कर देख लीजिए, 1 2 3 बार लिख कर देखिए, आपको डेफिनेटली लर्न हो जाएगी। तो रिपरकशन होती है फ्रेंड्स कोई प्रतिक्रिया, जिसको आप कहते हैं क्या, प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू द टॉक ऑफ अदर्स, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की बात सीक्रेटली सुनता है। तो स्पाई, जासूस, डिटेक्टिव, इमिसरी और ईव्स ड्रॉपर। कन्फ्यूज मत होइएगा, फर्स्ट टाइम आपको बिल्कुल स्पाई स्ट्राइक हुआ होगा। डिटेक्टिव, इमिसरी एंड ईव्स ड्रॉपर, EAVES और DROPPER, स्पेलिंग भी बहुत प्यारी है। और ईव्स ड्रॉपर जो है, ऐसा व्यक्ति होता है जो सीक्रेटली किसी दूसरे व्यक्ति की बात जो है वो सुनता है। क्लियर, तो फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। द मर्डर ऑफ पेरेंट्स और नियर रिलेटिव, एक मैंने स्पेशली वीडियो बनाया हुआ इसी चीज़ पे, 8-10 वहाँ पे 10-12 मुझे लगता है जो मर्डर्स होते हैं उनको बताया है। ज़रूर एक बार मैं सजेशन करूँगा उस वीडियो का आप वॉच कर लीजिएगा। पेट्रिसाइड, पैरिसाइड, मेट्रिसाइड और होमिसाइड। अगर नियर रिलेटिव की बात करें तो देखिए, पैट्रिसाइड, मेट्रिसाइड, होमिसाइड, पैरिसाइड। तो पैरिसाइड पे आप जाइए। पैरिसाइड किसी नियर रिलेटिव का जो मर्डर होता है, इनको भी कमेंट करके मुझे फटाफट बता दीजिएगा, पैट्रिसाइड, मर्ट्रिसाइड और होमिसाइड को डेफिनेटली आपको पता होगा, आई नो। अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, एक ऐसी चौड़ी सड़क जिस पे दोनों साइड क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं, उसके लिए स्पेशली एक नाम होता है। और देखिए क्या पढ़ लेता हूँ मैं, ऑप्शन क्या होता है, बोडोर, बोलेवर्ड, एवेन्यू और फसाड। रोड की बात करें तो ये होती है फ्रेंड्स बॉलवर्ड, BOULEVARD। स्पेलिंग पे ध्यान दें, बड़ी बढ़िया स्पेलिंग यहाँ आ रही है। वॉलवर्ड क्या होती है, ब्रॉड रोड होती है, बॉर्डर विथ ट्री, जिस पे जो ट्रीज है वो होते हैं। मफल मीन्स, मफल
देखिए मफल से कहीं ना कहीं मफलर भी आपको याद आता होगा, मफल। चलिए पहले ऑप्शन पढ़ लूँ, डिसीव, थ्रॉटल, बीट डाउन एंड रैप। मफल क्या होता है? जब आप किसी को ब्लैंकेट से या किसी शॉल से आपने क्या कर दिया, ढक दिया, हाइड कर दिया बचाने के लिए किसी चीज़ से, तो आप उसको कहते हैं मफल। क्लियर? और दूसरा एक कह सकते हैं मफल का मीनिंग होता है जब आप गला घोट देते हैं किसी का, मफल, तो वहाँ भी आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो डिसीव, थ्रॉटल, बीट डाउन और रैप। मफल, फिर आप रैप को यहाँ टिक कीजिए। मफल क्या हो गया? रैप आपका हो जाता है। अच्छा, वेनरेबल मीन्स, वेनरेबल क्या होता है? वेनरेबल की बात करें, जो सैगेशियस, वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, बिब्लिकल, रिमोर्सफुल। वेनरेबल हो जाता है आपका रिस्पेक्ट, आप किसी को शो करते हैं, कोई व्यक्ति सम्मानित होता है, तब आप उसको वेनरेबल यूज़ करते हैं, यानी वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट आप कहिए इसको। ये बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। डेक्स्ट्रसली, पैरिंग द थ्रस्ट। ओके, तो डेक्स्ट्रसली का मीनिंग आपको बताना। देखिए डेक्स्ट्रसली, डेफिनेटली डेक्स्ट्रस क्या होता है? डेक्स्ट्रस कहते हैं कुशल को। और एक वर्ड एम्बी डेक्स्ट्रस आप यूज़ करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जब दोनों हाथों को इक्वली आप यूज़ कर सकते हैं, यानी आप सीधे हाथ से उल्टे से दोनों से लिख सकते हैं, तो आप एम्बी डेक्स्ट्रस हो जाते हैं, है ना। तो डेक्स्ट्रसली होता है, डेक्स्ट्रियसली हो गया आपका कुशलता के साथ। स्पेलिंग बड़ी प्यारी सी है डेक्स्ट्रसली की, DEXTEROUSLY, डेक्स्ट्रसली। क्लियर? तो राइटली, एड्राइटली, विशियसली और रिवेंजफुल्ली। तो अच्छा, विशियस क्या होता है फ्रेंड्स? विशियस कहीं समीप के लिए तो नहीं आता, बताइए मुझे आप एक बार, यस नो। अब यहाँ ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन हो जाएगा आपका डेक्स्ट्रस होगा आपका, यानी एड्राइट। क्लियर? कुशलता के साथ, एड्राइटली। फाइंड द ऑपोजिट ऑफ मायोपिक। मायोपिक, मायोपिक, पहली बात तो मायोपिक का मीनिंग आपको पता हो तभी आप ऑपोजिट कर पाएंगे। शॉर्ट साइटेड, फीबल माइंडेड, फोर साइटेड एंड फार साइटेड। देखिए मायोपिक ऐसा व्यक्ति होता है जो शॉर्ट साइटेड होता है। एक बीमारी होती है मायोपिया, यानी जब आपका शॉर्ट साइटेड हो जाते हैं आप, जब आपका निकट दृष्टि दोष होता है, तब आप उसको कहते हैं मायोपिक, मायोपिया। क्लियर? तो मायोपिक यानी शॉर्ट साइटेड हो गया। तो शॉर्ट साइटेड, ये तो मीनिंग इसका हो गया। फीबल माइंडेड का कोई मतलब नहीं है, यानी कमज़ोर दिमाग वाला व्यक्ति, फीबल माइंडेड। फोर साइटेड, फोर साइटेड हो गया जब आप सेंसिबली, केयरफुल्ली प्लान करते हैं किस फ्यूचर में, तब आप फोर साइटेड होते हैं। और फार साइटेड हो गया जब आप, क्या होता है, जब आपको दूर की चीज़ें दिखाई देती है, जिसको आप लॉन्ग साइटेड कह सकते हैं, यानी आप पास की चीज़ें न देख पाए प्रॉपर, दूर की चीज़ें देख पाएँ, तब आपका दोष होता है क्या, आप फार साइटेड है, ऐसा ही कहना चाहिए। तो मायोपिक का ऑपोजिट क्या हो गया? फार साइटेड। फाइंड द ऑपोजिट ऑफ अफर्मेशन, यानी आपने अफर्मेशन कर दिया किसी चीज़ को, आपने अफर्मेटिव कर दिया। अफर्मेटिव यानी एक स्टेटमेंट, जब आप क्या करते हैं, आप किसी चीज़ को किसी, कोई प्लेन स्टेटमेंट होता है, कोई ट्रुथ आप बता रहे हैं, तो आप क्या अफर्मेशन पर हैं। क्लियर? अफर्मेटिव, नेगेटिव, बिल्कुल उससे समझ लीजिए आप मीनिंग इसका। डिनायल, रिफ्यूज़ल, अपोजिशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। तो देखिए अफर्मेशन, डिनायल, रिफ्यूज़ल और अपोजिशन, भाई सिमिलर से वर्ड बैठ रहे हैं थोड़े थोड़े से। अफर्मेशन, जब आप किसी चीज़ को अफर्मेशन आपने कर दिया। डिनायल यानी कोई स्टेटमेंट है जिसको आपने कह दिया ये ट्रू नहीं है। अपोजिशन क्या हो गया? विरोध हो गया किसी चीज़ को। रिफ्यूज़ हो गया, मना कर दिया आपने। और ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, रोक देना किसी चीज़ को। क्लियर? तो अगर भाई आप अफर्मेशन की बात करें तो आंसर इसका जाएगा कहाँ? डिनायल कहना चाहिए, रिफ्यूज़ल नहीं, डिनायल होना चाहिए। ओके। प्रिसाइस, ऑपोजिट ऑफ प्रिसाइस। प्रिसाइस क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए प्रिसाइस की बात करें सबसे पहले तो
प्रिसाइज बिल्कुल एक्यूरेट जब आप कहते हैं, एग्जैक्ट कोई चीज़ होती है तब आप प्रिसाइज वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। इनडिसेंट, वेग, इनकरेक्ट एंड इनडिस्टिंक्ट। तो इनडिसेंट क्या होता है, जब मोरली कोई चीज़ ऑफेंसिव होती है। वेग क्या होता है, स्पष्ट होता है, इनकरेक्ट जानते ही हैं। और इनडिस्टिंक्ट भी वेग के लिए आता है, बिल्कुल जब आप किसी चीज़ को धुंधला आपको कोई चीज़ याद होती है तब आप इनडिस्टेंट आप कह सकते हैं उसको। तो प्रिसाइज का आप कहिए क्या, सीधा सा अगर बात करें फर्स्ट ग्लांस में तो आपका अपोजिट हो जाएगा वेग, अस्पष्ट। प्रिसाइज, अस्पष्ट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एबल मैन हैज़ नॉट ऑलवेज ए डिस्टिंग्विश्ड लुक। तो एबल मैन, आर्टिकल ए एन द, नो आर्टिकल, एबल मैन हैज़ नो। तो देखिए एन एबल आप कहिए, एबल नहीं, एन एबल मैन हैज़ नॉट ऑलवेज ए डिस्टिंग्विश्ड लुक, कि एक जो अयोग्य व्यक्ति होता है वो हमेशा डिस्टिंग्विश्ड उसका लुक नहीं होता। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यस्टरडे यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। कल एक यूरोपियन मुझसे मिलने आया मेरे ऑफिस पे। तो यस्टरडे, यूरोपियन से पहले ए एन और द और नो आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल आप देंगे यूरोपियन। देखिए आर्टिकल के लिए बात करूं आपकी, जो अगर वोवल साउंड है, वोवल साउंड से पहले आप यूज़ करते हैं क्या, एन को। और यूरोपियन में साउंड होती है यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन। तो ये से साउंड हो गई, यानी डेफिनेटली ये क्या है आपका, इससे पहले आप यूज़ करेंगे ए। क्लियर। बिल्कुल ए आई ओ यू पे मत जाइएगा, इसकी साउंड हम देख के चलते हैं। विच इज़ लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। जब आप यूज़ करते हैं किसकी, सुपरलेटिव डिग्री को, लॉन्गेस्ट को, तब आप क्या आर्टिकल यूज़ करेंगे, ए एन और द। तो देखिए सुपरलेटिव से पहले आप हमेशा द का यूज़ करते हैं। द प्लूरल ऑफ रेडियस विल बी। रेडियस जानते हैं, रेडियस क्या होती है, परिधि होती है किसी चीज़ की, रेडियस। तो रेडियस ये वाला पोर्शन हो जाता है, राइट, परिधि। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियस, रेडियाई, रेडियोज और रेडियसेस। भाई जाइए आप किस पे, रेडियाई पे, RADII, रेडियाई। ओके। प्लूरल ऑफ मैडेम विल बी। मैडेम का प्लूरल क्या होगा, मैडेम से मैडम वर्ड आया है, MADAM, मैडेम, मसडेम्स, मैडम्स और मैडेम्स। तो मैडेम का प्लूरल की बात करें, मैसडेम्स। ओके। अच्छा एक वर्ड आपको दे दूं, मैडम से मुझे याद आया, एक होता है मिस, एक होता है मिसेस। मिस, ये क्या, अगर पूरा वर्ड है तो क्या है इसकी शॉर्ट फॉर्म मिस, ये पूरा वर्ड क्या है, और मिसेज ये किस वर्ड की शॉर्ट फॉर्म है। इसको आप दोनों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मिस और मिसेज में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों का मीनिंग है। ही सेल्डम कम्स हियर। सेल्डम क्या होता है फ्रेंड, सेल्डम होता है नॉट ऑफन, सेल्डम कभी कभार कह दीजिए आप। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, मैनर और डिग्री। कौन सी एडवर्ब यहाँ दिख रही है, सेल्डम कभी कभार आता है तो ऑब्वियसली टाइम की बात नहीं, मैनर की नहीं, क्वांटिटी की नहीं, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। भाई बार बार आता है, कभी कभार आता है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन। दोबारा पोस्टमैन ने बुलाया। तो यहाँ भी देखिए प्लेस, फ्रीक्वेंसी, मैनर और डिग्री, क्वांटिटी। तो ओबियसली अगर अगेन की बात करें तो ये भी किसको बताता है, फ्रीक्वेंसी को बताता है। क्लियर। बोथ ऑफ देम आर डेड। दोनों ही डेड हैं, बोथ ऑफ देम। तो बोथ यहाँ पर आपको बताना है एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउन। बोथ ऑफ देम,
दोनों ही। देखिए बहुत प्रोनाउन होना चाहिए मेरे विचार से। आई एम राइट रॉन्ग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा इफ़ आई एम रॉन्ग। आई शैल टेल यू मोर अबाउट इट इन माई नेक्स्ट। इन माई नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद और कुछ नहीं दिया। ओके तो इन माई नेक्स्ट आप एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब एंड प्रोनाउन। तो अगर नेक्स्ट की बात करें तो इन माई नेक्स्ट इट शुड बी नाउन। नाउन को, ये नाउन जो है होना चाहिए क्या, नेक्स्ट, इन माई नेक्स्ट। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आते ही हैं और कई बार बड़े कन्फ्यूजेबल भी हो जाते हैं। ही वॉज ओनली फूलिश, ओनली आ गया, ही वॉज फूलिश, तो फूलिश क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, ही वॉज फूलिश। और ओनली आ गया, एडजेक्टिव को बता रहा है, तो यानी इट शुड बी क्या होना चाहिए, एडवर्ब। ओके ये ऑप्शन में भी दे रखा है एडवर्ब। चलिए आगे बढ़ जाते हैं पंक्चुएशन पे। पंक्चुएट, वी ऑल or nearly all fail to last our lease owing to accidents, violence and avoidable as well as unavoidable disease। ओके इसको पंक्चुएट हमें करना है, तो वी ऑल और नियरली ऑल फेल टू लास्ट आर लीज। वी ऑल और नियरली ऑल फेल, एक पॉज मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। वी ऑल और नियरली ऑल फेल, और नियरली ऑल फेल टू लास्ट। देखिए वी ऑल अगर हम करें वी ऑल और नियरली फेल, वी ऑल फेल टू लास्ट, यहाँ सेंटेंस की इस रिदम पे जाइए। वी ऑल फेल टू लास्ट आर लीज ओइंग टू एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स वायलेंट के बाद कॉमा लग गया, एंड अवॉइडेबल एज वेल एज अनअवॉइडेबल डिजीज। ओके वी ऑल और नियरली फेल, वी ऑल और नियरली फेल नहीं भाई। ऑप्शन मेरे विचार से देखिए आप 1 2 3 4, वी ऑल और नियरली फेल टू लास्ट आर लीज ओइंग टू एक्सीडेंट्स, वायलेंस, अवॉइडेबल एज वेल एज अनअवॉइडेबल डिजीज। इसको पढ़िए बी वाले ऑप्शन को, मुझे ये वाला बिल्कुल ठीक लग रहा है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाऊं। आई हैड माई ईयर्स बोल्ड सो आई कुड वियर माई डायमंड ईयर रिंग रिप्लेस द बोल्ट्स। भाई बोर क्या कहते हैं, बोर छेद कराना होता है ना, बोरिंग, बोल्ट। तो ईयर्स को क्या, होल्ड, प्रिक्ड और पर्स्ड, नो इम्प्रूवमेंट। बोर, जब डीप होल आपने करा लिया खोद के तो उसको आप बोरिंग कहते हैं, बोर कहते हैं। होल आपने होल कर लिया, प्रिक कहते हैं कोई चीज़ को आपको छेद देना होता है, शार्प कोई चीज़ चुभो दिया आपको, वो प्रिक होता है। और पर्स होता है कोई चीज़ छेद देना। जैसे कान को क्या कहते हैं आप, पर्स कहते हैं, पर्स्ड, पियर्स्ड, नॉट पर्स, PIERCED, पियर्स्ड। क्लियर। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द मास्टर वॉज गुड एट यूजिंग प्लीजेंट नेम्स फॉर अनप्लीजेंट थिंग्स। ओके इन ऑर्डर टू हुडविंक, हुडविंक बड़ा प्यारा सा वर्ड मिला, यानी हिंट देना, इशारा देना, हुडविंक द लेबरर्स रिप्लेस द बोर्ड्स। देखिए प्लीजेंट नेम्स फॉर अनप्लीजेंट थिंग्स, जब आप किसी खराब बात को आप अच्छे ढंग से कह देते हैं। क्लियर। ही इज डेड, और आप कह दीजिए ही इज स्लीपिंग फॉर एवर, वो हमेशा के लिए सो रहा है। तो ही इज डेड, डेड अनप्लीजेंट वर्ड है, और आपने प्लीजिंग वे में कह दिया, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ही इज टेलिंग मी ए फेयरी टेल्स, वो मुझे फेयरी टेल्स सुना रहा है। यानी बिल्कुल आप कहिए ही इज टेलिंग अ लाई, ही इज टेलिंग मी ए फेयरी टेल्स। फेयरी टेल्स क्या हो गया, अनप्लीजेंट वर्ड को आपने प्लीजेंट वे में कह दिया। तो यूफेमिज्म, यूफोरिया, प्लीजेंट्रीज, नो इम्प्रूवमेंट। तो यूफेमिज्म क्या होता है आपका, जब आप अनप्लीजेंट थिंग को प्लीजेंट वे में कहते हैं तब आप किसका यूज़ करते हैं, प्लीजेंट, सॉरी यूफेमिज्म का आप यूज़ करते हैं।
क्लियर? अच्छा, यूफोरिया क्या होती है? एक जब इंस्टेंस हैप्पीनेस की फीलिंग होती है उसको आप यूफोरिया कहते हैं। दे हैड टू पुट ऑफ, देखिए फ्रीजल वर्ब यहाँ आ गई है, पुट ऑफ अंटिल लेटर द ओपन एयर परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ हैवी रेन, पोस्टपोन, डिले, एजर्न, नो इम्प्रूवमेंट। भाई अगर आप पुट ऑफ की बात करें तो पुट ऑफ होता है किसी चीज़ को जब आप क्या कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। पोस्टपोन करने के सेंस में पुट ऑफ का यूज़ करते हैं। ओके आगे बढ़ जाते हैं। ही डिक्लाइंड ऑल द एलिगेशंस अगेंस्ट हिम। डिक्लाइन मना कर देना, डिक्लाइन। ओके डिक्रीज, डिक्लाइन यानी आप स्पार्न धुतकार देना, रिफ्यूज़ मना करना, और रिफ्यूटेड यानी खंडन करना, नो इम्प्रूवमेंट। डिक्लाइन हो गया, ही डिक्लाइंड ऑल द एलिगेशंस, तो आप रिफ्यूज़ और रिफ्यूट तो खंडन करना होना चाहिए। डिक्लाइन यानी मेरे विचार से आप जाइए रिफ्यूटेड पर। ओके रिफ्यूट क्या होता है? खंडन करना, किसी चीज़ को आपने प्रूव कर दिया कि ये बात जो है वो सही नहीं है, यानी ये चीज़ रॉन्ग है, तब आप रिफ्यूट का यूज़ करते हैं, और वही सेंस डिक्लाइन का है। आगे बढ़ जाते हैं। स्पॉट द एरर व्हेन ही लेंट मी सम मनी ही आस्क्ड टू रिटर्न इट बैक विद इन अ वीक। जब उसने मुझे पैसा को दिया, कुछ उधार दिया, उसने मुझे कहा टू रिटर्न इट बैक विद इन अ वीक, इसको एक हफ्ते में लौटाने के लिए। व्हेन ही लेंट मी सम मनी ही आस्क्ड टू रिटर्न इट बैक विद इन अ वीक। कोई गलती यहाँ नहीं नज़र आ रही इस सेक्शन में। सम मनी ही आस्क्ड, ठीक है यास्ट, पहली बात तो इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना चाहिए था, इसको नहीं करना चाहिए था, नहीं ज़रूरत नहीं थी। ही आस्क्ड टू रिटर्न इट बैक। ओके रिटर्न और बैक, देखिए रिटर्न का मतलब होता है वापस करना, तो रिटर्न के साथ फिर बैक का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रिटर्न का मतलब खुद में वापस करना होता है, कोई चीज़ बैक करना, रिटर्न बैक थोड़ी होता है। तो यहाँ जो रिटर्न है, जो बैक है, वो रिटर्न के साथ यूज़ नहीं होना चाहिए। ओके तो यानी ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, बाकी तो सारे सही हैं। There are a number of reasons I do not like him, but his selfishness is intolerable. There are a number of reasons, okay. I do not like him, but his selfishness is intolerable. There are a number of reasons, ठीक है, कोई एरर यहाँ पर नहीं है। I do not like him, okay, but his सेल्फिशनेस इज इन, देखिए यहाँ बिल्कुल ये बट हिज सेल्फिशनेस इज इनटॉलरेबल, कोई एरर यहाँ नज़र नहीं आ रही। फर्स्ट सेक्शन में भी कोई एरर नज़र नहीं आ रही। जो भी एरर है ऑब्वियसली थर्ड सेक्शन में आपको मिलेगी, क्योंकि नो एरर का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, या है? ओके नो एरर भी है भाई। यस मेरे विचार से यहाँ जो आई डू नॉट लाइक हिम आ रहा है, यहाँ वाई आई डू नॉट, वाई आई डू नॉट होना चाहिए। There are a number of reasons why I do not like him. बहुत सारे कारण हैं कि मैं उसको क्यों पसंद नहीं करता, क्लियर। लेकिन उसकी इंटॉलरेबल जो है, सेल्फिशनेस जो है, वो इंटॉलरेबल है। तो ये सेक्शन मुझे रॉन्ग लग रहा है, वाई आई डू नॉट यहाँ पर होना चाहिए। आई थिंक सो। ओके ड्यूरिंग द फाइनल मिनट के दौरान ऑफ हिज स्पीच
The speaker requested to the audience to have patience. Okay. During the final minutes of his speech, ठीक है, the speaker requested to the audience to have patience. देखिए, कोई फर्स्ट टाइम देखने पे कोई नज़र आपको गलती नहीं आ रही है. During the final minutes of the speech, the speaker requested to the audience. यहाँ मेरा दिमाग खटक रहा है इस वाले सेक्शन में. The audience to have patience. To have patience, ठीक है, ओके. देखिए यहाँ जो रिक्वेस्टेड के बाद टू दे रखा है, इसने ज़बरदस्ती दे रखा है. द स्पीकर रिक्वेस्टेड द ऑडियंस, क्या रिक्वेस्ट कर ली ऑडियंस से, टू हैव पेशेंस. क्लियर? तो इसी पार्ट को आप टिक कीजिए. रूम वॉज क्लीन्ड, वॉइस चेंज करनी है. क्लीनर, क्लीन्ड द रूम शुड बी क्लीन्ड. आई क्लीन्ड द रूम, समवन क्लीन्ड द रूम. ऐसे केस में जहाँ पर देखिए पहली बात तो रूम वॉज क्लीन्ड बाय, यहाँ कुछ नहीं दे रखा है इसने. और आप जब इसकी वॉइस चेंज करेंगे आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा, यानी एजेंट नहीं है लेकिन आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा. तो द क्लीनर क्लीन्ड द रूम, ठीक है, क्लीनर ने साफ कर दिया. द रूम शुड बी क्लीन, कोई मतलब नहीं इसका, ये तो इम्परेटिव होता तब आप यूज़ करते. आई क्लीन द रूम, मैंने कमरा साफ कर दिया. समवन क्लीन्ड द रूम, ऐसे केस में आप समवन को प्रेफर कीजिए. भाई क्लीनर हो या आई हो, इनको यूज़ ना करके आप समवन का यूज़ कीजिए. यानी जहाँ आपको सब्जेक्ट आपका नहीं दिया गया हो, सब्जेक्ट एजेंट आपको नहीं दिया हो, सब्जेक्ट आपको लगाना है उसका, तो आप समवन आप लेकर आइए. क्लियर? क्लीनर या किसी और से बेटर जो है वो समवन है. वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, चेंज द वॉइस. वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, हम एक अच्छे न्यूज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं. गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाई अस. लेट गुड न्यूज़ बी एक्सपेक्टेड, लेट अस एक्सपेक्ट गुड न्यूज़. एक्सपेक्टिंग गुड न्यूज़ फ्रॉम देम. तो भाई मेरे विचार से क्या होना चाहिए? गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाय अस. क्लियर? सीधा सीधा सा आंसर. I know this area because I used to live here, he informed. उसने इन्फॉर्म किया कि आई नो दिस एरिया, मैं इस एरिया को जानता हूँ, बिकॉज आई यूज टू लिव हियर, क्योंकि मैं यहाँ रहा करता था. तो ही इन्फॉर्म्ड दैट, ओके, ही न्यू दैट एरिया, ठीक है, बिकॉज ही यूज टू लिव देयर. ही इन्फॉर्म्ड दैट ही न्यूज दैट एरिया बिकॉज ही हैड लिव्ड. or he informed that he knew that area because he had been living there. Or he informed that he knew that area because he lived there. भाई यहाँ यूज टू है, यूज टू चेंज नहीं होगा. ओके, तो पहले ऑप्शन पे आइए, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया. ओके, यहाँ हैड में या हैड बीन में, उसमें आप चेंज आपको नहीं करेंगे इसको. आई हैड बॉट द हाउस, ए हाउस, ही सेड, तो उसने कहा मैंने एक घर खरीदा है. तो ही सेड दैट ही हैड बॉट ए हाउस. ओके, ही सेड दैट ही हैज़ बॉट, ही सेड दैट ही बॉट, ही सेड दैट ही वुड बाय. तो ही पास्ट, ही प्रेजेंट परफेक्ट आपको दिख रहा है बॉट, तो पास्ट परफेक्ट में हैव यानी हैड में बदल जाता सीधा सीधा सा. तो ये ऑप्शन आपका, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया. ओके, आगे बढ़े. क्वेश्चन क्या है भाई? ऑप्शन ही दे रखे. ओके, ये कहीं कहीं मिसिंग, ये मिसप्रिंट हो जाता है टेक्निकली. 39 40 का क्वेश्चन ही मिसिंग है. चलिए, एक क्वेश्चन का आपको बेनिफिट हो गया, यानी ना यहाँ 99 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस प्रैक्टिस सेट में. ओके, 18th century writers used satire frequently for. ओके, लिटरेचर के क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं भाई. देखिए, बात 18th सेंचुरी की करें
तो ऑथर्स ने, राइटर्स ने सटायर को यूज़ किया, अटैकिंग ह्यूमन वाइसेस एंड फॉलीज, इंसाइटिंग द रीडिंग पब्लिक, glorifying the culture of the upper classes, pleasing their women readers. 18th सेंचुरी में अगर सटायर आया तो मेरे विचार से वो जो समाज में बुराइयां थी, कमियां थी, उनको उजागर करने के पर्पस से आया ताकि समाज में सुधार हो सके। ओके, तो ए वाले ऑप्शन पे आप बिल्कुल आंख बंद करके जाइएगा, टिक कर दीजिएगा इसको। Who among the following is not associated with the translation of the Bible? Okay, Miles Coverdale, Tyndale, Wycliffe और टॉमस ब्राउन। तो अगर बाइबल आपने ये बाइबल अगर पढ़ा है, बाइबल ट्रांसलेशन की बात अगर पढ़ी है, तो सीधा सीधा सा बात करें, कवरडेल संबंधित थे, टिंडेल की बाइबल थी, वाइक्लिफ भी थे, और टॉमस ब्राउन जो थे ये नहीं थे। क्लियर? वो ट्रांसलेशन से रिलेटेड नहीं थे, हालांकि थियोलॉजी में इनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं था, रिलीजन में, लेकिन ट्रांसलेशन में ये नहीं थे। द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्पेंसरियन सोनेट। भाई 3 सोनेट आपकी हो गई, स्पेंसरियन हो गई, शेक्सपियरियन हो गई, और मिल्टॉनिक सोनेट हो गई, यानी इटालियन सोनेट जिसको कह रहे हैं। ओके, तो राइमिंग स्कीम स्पेंसरियन की बात करें, ए बी सी बी सी, सी डी ई ई, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ए बी ए सी डी सी ई एफ ई जी जी, ए बी ए सी डी सी। ओके, भाई स्पेंसरियन की बात करें तो मेरे विचार से आप जाइए ए बी, ओके, बी सी, सी डी ई, ये स्पेंसरियन की ये राइमिंग स्कीम पहली वाली आपकी होनी चाहिए। ओके, और शेक्सपियरियन की, इटालियन की, मिल्टॉनिक की क्या है वो फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा, अब अदरवाइज मैं सोनेट पढ़ाने लग जाऊंगा, लेक्चर और लेंदी हो जाएगा। द एक्सप्रेशन ड्रीमिंग हाउस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रीमिंग हाउस। ओके, ऐसा घर जो सपना दे, ड्रीम हाउस तो सुना है, ड्रीमिंग हाउस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियोग्मा, ट्रांसफर्ड एपिथेट, काइस्मस एंड अपॉस्ट्रोफी। ओके ओके ओके, एक कभी कभी हम कहते हैं कि दिन बड़े अलसाए हुए हो रहे हैं। क्लियर? या चार्ल्स लैम्ब के लिए एक कोटेशन आती है कि ही यूज टू सिट इन अ बैचलर चेयर। चूँकि वो बैचलर था तो वहाँ हम यूज़ कर देते हैं ही यूज टू सिट इन अ बैचलर चेयर, बैचलर चेयर में वो बैठा करता था। या दिन अलसाए हुए हो रहे हैं, अलसाए हुए दिन थोड़ी है, दिन हम हैं अलसाए हुए। ओके, तो चेयर बैचलर थोड़ी थी, लेकिन ऑथर क्या करता है, ब्यूटीफाई करने के लिए जहाँ उसको एपिथेट यानी जहाँ उसको एडजेक्टिव लगाना चाहिए वहाँ ना लगा के कहीं दूसरी जगह लगा देता है ना। तो उसको ये जो एग्जाम्पल है ड्रीमिंग हाउस, ये किसका एग्जाम्पल है? ट्रांसफर एपिथेट का एक एग्जाम्पल है। बात समझ गए क्या है ट्रांसफर एपिथेट? और द प्लोमैन प्लॉड हिज वियरी वे, ये भी ट्रांसफर एपिथेट का एग्जाम्पल है। जब आप इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड की एक लाइन है, Who among the following writers is known for his unforgettable sense of humor and comedy? Okay, ह्यूमर और कॉमेडी की बात करें तो D.H. लॉरेंस और P.G. वुडहाउस, टॉमस हार्डी एंड जॉन गाल्सवर्दी। ह्यूमर एंड गाल्स कॉमेडी, लॉरेंस, वुडहाउस, हार्डी। तो भाई ह्यूमर एंड कॉमेडी तो मेरे विचार से फिर जॉन गाल्सवर्दी पर जाइए, गाल्सवर्दी ह्यूमर कॉमेडी के लिए। द एनलाइटमेंट बिलीव्ड इन द यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑफ रिलीजन, ट्रेडिशन, रीजन एंड सेंटिमेंट्स। ओके,
द एनलाइटमेंट बिलीव्ड इन द यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑफ, क्या मतलब क्वेश्चन मुझे अधूरा सा लग रहा है। रिलीजन, ट्रेडिशन, रीजन एंड सेंटिमेंट्स। यस, देखिए एज ऑफ एनलाइटमेंट जो है वो कही जाती है एज ऑफ रीजन। ठीक, एज ऑफ एनलाइटमेंट, यहाँ एज ऑफ मिसिंग हो गया। द एज ऑफ एनलाइटमेंट उसको क्या कहा जाता है, द एज ऑफ रीजन वो कहीं ना कहीं कही जाती है। तो क्वेश्चन ये था फ्रेंड्स, ठीक है, थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा। और फिर लिटरेचर का क्वेश्चन आ गया, ड्यूक ऑफ अल्बनी। बिल्कुल पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है ये, शायद आपको भी पढ़ा हुआ लग रहा होगा। हाँ, किंग लियर कौन से ईयर में आया था, HOLM याद होगा आपको, चारों ट्रेजिडी का ईयर, कमेंट करके फटाफट बताइए मुझे। ड्यूक ऑफ अल्बनी इज द हस्बैंड ऑफ इन किंग लियर रीगन, कॉर्डेलिया एंड गोनरिल। तीनों के हस्बैंड। और फुलबिया का तो कोई मतलब नहीं भाई, रीगन के हस्बैंड का नाम कॉर्डेलिया, गोनरिल। तो ड्यूक ऑफ अल्बनी, ये कोड मैंने आपको बताया था AG। ड्यूक ऑफ अल्बनी किसका हस्बैंड था, ए से अल्बनी, जी से गोनरिल का। ठीक है, तो भाई इनके अगर पता हो, रीगन, कॉर्डेलिया और फुलविया के हस्बैंड, तो ये भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे। आगे वाला क्वेश्चन ये आया था एक बार शायद PGT में, हाँ PGT में, UP PGT में एक बार आया था, वहीं से क्वेश्चन है। रोजेनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डस्टर्न अपीयर इन, किस प्ले में अपीयर होते हैं, हैमलेट, मेजोफर्माइजर, मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर एंड रोमियो एंड जूलियट। किस में होते हैं भाई, ये होते हैं आपके किस में बताइए, हैमलेट में। ओके, अब हैमलेट की अगर बात करें तो ये क्या थे, ये थे फ्रेंड्स एम्बेसडर इंग्लैंड के, जो ये खबर लाते, कुछ एम्बेसडर जो थे इंग्लैंड से, ये खबर लाए थे कि ये जो हैं रोजेनक्रेंट्ज़ और गिल्डस्टर्न जो हैं ये मर गए हैं। क्लियर, तो ये माइनर कैरेक्टर हैमलेट में आए हैं। इज द ब्रदर ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस। ओके, अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। मार्कस एंड्रोनिकस नाम था उसका, मार्कस, मार्कस, ओ बड़ा भाई, ये देखिए मार्टस एंड मार्क्स एंड्रोनिकस, बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन मार्कस एंड्रोनिकस बड़ा टफ क्वेश्चन इसको बना दिया। मार्कस, MARCUS, मार्कस, ये वाली स्पेलिंग थी मेरे विचार से। मार्कोज ये नहीं थी, ये बी वाले ऑप्शन पे आप आइए। ओके, नथिंग वेंट from Shakespeare, which is any respect was fixed to fix and stamp the character of a national drama. Okay, वाल्टर स्कॉट। अच्छा, ये वो दे दी कोट, किसने कहा, क्रिटिकल कमेंट वाल्टर स्कॉट ने कहा। सैमुअल पेपीज डायरी के लिए फेमस थे, ये नाम सैमुअल पेपीज। बर्ट्रांड रसल ने कहा। अलेक्जेंडर पोप ने कहा। नथिंग वेंट, पूरा पढ़ लूँ ज़रा क्या था। नथिंग वेंट बिफोर शेक्सपियर विच इन एनी रेस्पेक्ट वॉज फिक्स टू फिक्स एंड स्टैम्प द कैरेक्टर ऑफ ए नेशनल ड्रामा। ठीक भाई, ये मुझे लाइन याद आ रही है, वाल्टर स्कॉट की थी। एन एसे ऑन द ड्रामा एक वर्क था उनका, उससे ये लाइन ली गई है, सर वाल्टर स्कॉट की। तो ये वाला ऑप्शन आपका ए वाला ठीक हो गया। और 50 से, यानी एक्चुअल में तो 49 थे, चलो 49 मान लें या 50 मान लें, इससे आपके कितने क्वेश्चन यहाँ ठीक हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तैयारी कैसी चल रही है। और हाँ, अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपकी MCQ सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, फैमिली जल्दी से 100K आपकी होने जा रही है, तो थोड़ा सा इसको स्पीडली आप जल्दी पहुंचा दीजिएगा। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।